नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और चीन के बीच गतिरोध खत्म करने की प्रक्रिया हुई शुरू। पैंगोंग झील से भारत चीन सेना हटने लगी पीछे। वापस बुलाए गए टैंक, बख्तरबंद वाहन। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत ने नहीं खोया एक भी इंच। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई। अमित शाह ने परिवर्तन रैली में भरी हुंकार। कहा, चुनाव के अंत तक दीदी भी बोलेंगी जय श्री राम। उत्तराखंड में 5वें दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल में भरा पानी। कुछ देर के विराम के बाद फिर से शुरू हुई जान बचाने की कवायद। भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख इलाके में सीमा विवाद चला आ रहा है, लेकिन अब ये विवाद खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से ऐलान किया है कि दोनों ही देशों के बीच में समझौता हो गया है और पैंगोंग लेक के पास जो सीमा विवाद है वहां पर दोनों ही देशों ने ये समझौता किया है कि वो अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए तैयार हैं और अब यहां से सेना हटने भी लगी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले कई महीनों से जारी सीमा विवाद शायद अब खत्म होने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ऐलान किया है कि पैंगोंग लेक के पास विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत का मुख्य मकसद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम करना है। भारत और चीन के बीच गतिरोध पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पैंगोंग क्षेत्र में चीन के साथ सेना हटाने की योजना पर काम जारी है। भारत ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं खोया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन से लगातार बातचीत के बाद अब दोनों देशों की सेना पीछे हटने को तैयार है। रक्षा मंत्री ने ये भी बात साफ की है कि बातचीत के लिए हमारी रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश भी है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। राजनाथ सिंह द्वारा बताया गया कि जब दोनों सेनाएं पूरी तरह से हट जाएंगी उसके बाद 48 घंटे के भीतर दोनों देशों के बीच बैठक होगी। चीन अपनी सेना की टुकड़ी को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व में रखेगा। भारत फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। ऐसा ही तरीका साउथ बैंक के पास अपनाया जाएगा। अप्रैल 2020 के बाद दोनों देशों ने नॉर्थ और साउथ बैंक पर निर्माण किया है, उसे हटाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में मार्च-अप्रैल 2020 में विवाद शुरू हुआ था। तब पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीनी सेना ने घुसपैठ की थी और तय LAC को पार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर सियासी पारा उफान पर है। बीजेपी भी बंगाल की जनता को अपने पक्ष में करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। तो इसी कड़ी में गुरुवार को अमित शाह ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को एक मौका दीजिए और हम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। और साथ ही ममता सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव खत्म होते होते ममता दीदी भी जय श्री राम के नारे लगाएंगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी के बड़े नेताओं का बंगाल आना जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बंगाल पहुंचे, बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने। अमित शाह ने मंच से ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करने के लिए हुंकार भरी और लोगों से पूछा कि क्या ममता दीदी बंगाल में घुसपैठ रोक सकती हैं? आप एक बार परिवर्तन कीजिए, फिर देखिए बीजेपी कैसे घुसपैठ रोकती है। बंगाल फतेह करने को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। परिवर्तन यात्रा है, बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा है। घुसपैठ से आप लोग परेशान हो या नहीं हो? भाई बताओ जरा, हो या नहीं हो? आप मानते हो कि ममता दीदी घुसपैठ रोक सकती है? रोक सकती है? ये घुसपैठ रोकने के लिए परिवर्तन यात्रा है। आप एक बार परिवर्तन करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको कहता हूं, आदमी तो क्या, परिंदा भी घुस नहीं पाएगा। इस प्रकार का बंगाल हम बनाएंगे।
अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी को विफल बताया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर वो बंगाल आए हैं। शाह ने मन से गरज कर कहा कि बहुत मौका दे दिया ममता दीदी, 10 साल, लेकिन बंगाल का कोई विकास दीदी ने नहीं किया। अब एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाकर आपको दे देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी गुंडों के दम पर चुनाव जीतते हैं। अगर बंगाल में जय श्री राम के नारे नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी जय श्री राम बोलेंगे। ममता दीदी को 10 साल तक शासन कराया, बंगाल का भला नहीं हुआ। एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दे देंगे मित्रों, 5 साल के लिए। और मित्रों, ममता दीदी को बड़ा भरोसा है कि जनता की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। मगर मैं कहने आया हूं ममता दीदी, ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपके दंगा प्रमुख गुंडों के सामने मेरी भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख लड़ाई लड़ने वाला है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने वाला। और ये लड़ाई आप नहीं जीत सकते, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम परिवर्तन करके ही रहेंगे। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। टीएमसी पर हमला बोलते हुए अमित शाह यही नहीं रुके और कहा पीएम ने भी किसानों के लिए घोषणा की है, जिसका लाभ ममता दीदी किसानों को नहीं लेने देती, जिसका लाभ हमारी सरकार बनते ही किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी पारा गर्म है। यहाँ का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। एक तरफ जहाँ सीएम ममता बनर्जी कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अपने विकास कार्यों से अपने पक्ष में करने में जुटी है, दूसरी तरफ बीजेपी ने हर संभव टक्कर देने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और केंद्र सरकार के बीच में दिन प्रतिदिन गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग होता है तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, और अगर इन प्लेटफॉर्म्स को भारत में व्यापार करना है तो भारत के संविधान को भी मानना होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच दिन प्रतिदिन गतिरोध बढ़ता जा रहा है और अब मोदी सरकार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ रही है। इस जारी गतिरोध के बीच गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को चेतावनी देते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने कहा कि हम इंटरनेट मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। इसने आम लोगों को सशक्त बनाया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। भारतीय संविधान सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने की अनुमति देता है,
लेकिन फर्जी खबर फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर फर्जी खबरों, हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सर, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारत के संविधान का पालन करना होगा। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को व्यापार करते समय भारतीय नियमों का पालन करने को कहा। अगर उन्हें देश में व्यापार करना है तो भारतीय कानूनों को ध्यान में रखना होगा। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, ये हम कहना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते। कैपिटल हिल की घटना और लाल किले की घटना के लिए अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है, जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये सारी कंपनियां जान लें, हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ट्विटर से 1000 से ऊपर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे, लेकिन ट्विटर ने केंद्र सरकार के आदेश को पूरी तरह से पालन करने में असमर्थता जताई थी। ट्विटर ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि सरकार के निर्देश पर उसने कुछ अकाउंट बंद तो किए हैं, लेकिन मीडिया के ट्विटर हैंडल, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं के अकाउंट बंद नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके बोलने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई न्यूज़। मौनी अमावस्या के मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई। इससे पहले वो ऐतिहासिक आनंद भवन में भी गई और इसी के साथ ही उन्होंने अनाथालय में बच्चों के साथ कुछ वक्त भी बिताए। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेले के तीसरे प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगम तट पर पहुंची। नाव की सवारी कर तट के दूसरी तरफ पहुंची और संगम में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रियंका गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। इससे पहले प्रियंका गांधी का एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद अपने पुरखों के स्मृति स्थल आनंद भवन पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा भाव विभोर हो गयी। अपने बच्चों के साथ प्रयागराज पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पैतृक आवास आनंद भवन में अपने पुरखों को याद किया। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृतिका पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही पंडित मोतीलाल नेहरू व इंदिरा गांधी को भी नमन किया। प्रियंका गांधी ने स्वराज भवन ट्रस्ट के संचालित अनाथालय में रहने वाले बच्चों के साथ भी कुछ पल बिताए और एक बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर बच्ची से बातचीत भी करती हुई नजर आई। वो करीब 1 घंटे तक यहाँ रुकी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई न्यूज़। उत्तराखंड में रविवार को आई आपदा के बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली के तपोवन टनल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है, लेकिन यह रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि टनल में पानी भर गया था। तो जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे कर रहे थे उनको भी टनल से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो चुका है। देखिए पूरी रिपोर्ट। चमोली हादसे के 5वें दिन भी तपोवन में आईटीबीपी के जवानों की इस हादसे में लापता लोगों को ढूंढने की मुहिम जारी है।
34 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 170 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। ये त्रासदी कितनी खौफनाक थी, इसका अंदाजा रोजाना सामने आ रही तस्वीरों के जरिए पता चलता है। अभी भी सुरंग में काफी लोगों के फंसे होने की संभावनाएं हैं। गुरुवार तड़के तपोवन टनल में ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। ड्रिलिंग के जरिए 12 से 13 मीटर लंबा छेद करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सुरंग के अंदर फंसे लोगों को निकालने में मदद मिलेगी। चमोली में पुल बह जाने के बाद 13 गांवों का संपर्क कट गया है। इसके बाद से गांवों को जोड़ने के लिए आईटीबीपी के जवान झूला पुल का निर्माण कर रहे हैं। इसका उपयोग ब्रिज के एक तरफ से दूसरी तरफ राशन पहुंचाने के लिए किया जाएगा और गांव के लोगों को मदद पहुंचाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। फिलहाल आईएनएस न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।